हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी या अंडरग्राउंड वाटर जियोमॉर्फोलॉजी और उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कास्ट जो टोपोग्राफी है वो बनती कैसे है। जो कुछ सोल्यूबल रॉक्स कहीं कहीं पर होती हैं, जो घुलनशील चट्टानें होती हैं, जब वो घुल करके विभिन्न प्रकार की अजीबोगरीब स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो उस तरह की टोपोग्राफी जो होती है, उस तरह की जो स्थलाकृतियां होती हैं, उनको कास्ट लैंडफॉर्म या कास्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी घुलनशील चट्टानें हैं जो कि इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन हो गई, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, डोलोमाइट हो गया जिसे मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिप्सम हो गया। इस तरह से किसी भी प्रकार की कार्बोनेट रॉक्स जो होती हैं, जब वो रिएक्ट करती हैं पानी से और घुलती हैं और उसके बाद स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो वही कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी होती है। और पानी के द्वारा, पानी का भी उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो पानी के रोल के कारण से उनको अंडरग्राउंड वाटर जियोमॉर्फोलॉजी या टोपोग्राफी भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी का लगभग 12% जो एरिया है वो कवर्ड है किससे? कार्बोनेट रॉक से। 12% एरिया जो है वो कार्बोनेट रॉक से कवर्ड है। और ये जो प्रोसेस है ये ज्यादातर कहां पर है? सबसे एक्टिव ये है मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास। जो भूमध्य सागर और एड्रियाटिक सागर है उसके आसपास के कोस्टल रीजन में ये प्रोसेसेस बहुत एक्टिव हैं। सबसे पहले इनफैक्ट जब कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी भी की गई तो इसी जो यूगोस्लाविया और क्रोएशिया वाला रीजन है एड्रियाटिक सी के आसपास, वहीं पर की गई और वहीं से ही इसका नाम भी कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी पड़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अदर रीजन्स भी हैं वर्ल्ड में जहां पर इस तरीके की चीजें दिखती हैं, इस तरह के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। तो कौन कौन से रीजन है? कॉसेस रीजन है फ्रांस में, फिर ग्रीस में इसी तरीके के क्षेत्र हैं, अंडलूसिया रीजन है स्पेन में, और नॉर्थ पोर्टोरिको, साउथ इंडियाना, वर्जीनिया, केंटुकी, मिड फ्लोरिडा यूएसए में, और वेस्टर्न क्यूबा, इन सारी जगहों पर इस तरह से जो है वो चट्टाने हैं और उनके द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां हैं। और इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया जो वाटर का रोल बहुत ज्यादा होता है, और खासकर अंडरग्राउंड वाटर का रोल बहुत ज्यादा इस तरह की स्थलाकृतियों के निर्माण में होता है, और जिनमें बहुत सारी केव्स बनती हैं, सिंक होल्स बनते हैं, ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की स्थलाकृतियां दिखती हैं या मिलती हैं। तो हिमालय रीजन में इस तरह से कार्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी या अंडरग्राउंड वाटर से बनने वाली बहुत सी स्थलाकृतियां दिखती हैं। तो और हिमालय रीजन में कौन कौन सी जगहें हैं, जैसे आप देख सकते हैं कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ भागों में रॉबर्ट गुफा है, केव है। उसके बाद ये सहस्त्रधारा है। ईस्टर्न हिमालय का जो रीजन है, पूर्वी हिमालय का रीजन है, देहरादून के आसपास, उन सब जगहों पर ऐसी स्थलाकृतियां दिखती हैं। फिर इसके बाद विंध्य पर्वत जो है वो वहां पर दिखती हैं, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, वहां पर दिखती हैं, और बस्तर है छत्तीसगढ़ में, वहां दिखती हैं। और जो विशाखापत्तनम है आपका, विशाखापत्तनम के कोस्टल रीजन में भी ऐसी स्थलाकृतियां देखी गई हैं। अब कास्ट प्रोसेसेस को एक्टिव होने के लिए या कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी को डेवलप होने के लिए, लैंडफॉर्म्स को डेवलप होने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, एसेंशियल कंडीशंस हैं जो होना ही चाहिए। मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया, ये उन क्षेत्रों में देखी जाती है जहां पर घुलनशील चट्टानें होती हैं, जिनमें से लाइमस्टोन हो गया, आपका जिप्सम हो गया। तो इस तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट वाली जो रॉक्स होती हैं, इनका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है ये रीजन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शुड बी सरफेस रन ऑफ रीजन, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऊपरी सतह पे पानी आना चाहिए, चाहे वो बारिश से आए या किसी ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से आए, किसी भी सोर्स से आए, लेकिन पानी का ऊपर बहना जरूरी है, और फिर पानी ऊपर बह करके नीचे की तरफ जाता है। और जो नीचे की लेयर्स में पानी होता है उसी को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो इसको अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी भी बोला जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। और पानी भी जो होना चाहिए ये भी कार्बोनेटेड होना चाहिए, जैसे जो पानी है उसमें कार्बन जो है वो घुली होनी चाहिए।
जैसे बारिश के साथ कभी कभी जो एटमॉस्फेरिक कार्बन होती है वो पानी के साथ घुल करके आ जाती है, तो ये पानी जो होना चाहिए कार्बोनेटेड होना चाहिए। उसके बाद ए पॉइंट भी आप देख लीजिए कि कास्ट इज आल्सो मोस्ट स्ट्रांगली डेवलप्ड वेयर द वाटर टेबल इज रिलेटिवली लो। मतलब कास्ट जो है वो, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी उन रीजन में भी एक्टिव हो सकती हैं जहां पर वाटर टेबल थोड़ा ऊपर भी है और जहां पर वाटर टेबल लो भी है, तो कहीं पर भी इनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी के बहने और चट्टानों के घोलने के इस प्रक्रम में कौन कौन से और भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो कास्ट रीजन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब है घोलन। घोलन का मतलब यह है कि केमिकली रिएक्ट करता है वाटर चट्टानों से, और रिएक्शन करने के बाद चट्टानों को अपने साथ जो है वो जो भी मतलब जो मटेरियल जो कार्बोनेट मटेरियल्स उसके साथ घुल जाते हैं उनको अपने साथ बहा ले जाता है। तो इस तरह से सॉल्यूशन का घोलन की प्रक्रिया होती है पानी के द्वारा। उसके बाद होता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब यह है कि कहीं पर चट्टाने हैं, बहता हुआ पानी आ रहा है और फोर्स से इनकी लेयर्स को, रॉक्स की जो लेयर्स हैं उनको हिट कर रहा है। तो पानी के द्वारा जब प्रेशर लगाया जाता है या फोर्स लगाया जाता है किसी भी सरफेस पे और उसके बाद तोड़ फोड़ की जाती है, तो वही होता है हाइड्रोलिक एक्शन। यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्शन होता है। फिर कोरोशन और एब्रेशन होता है, मतलब घिसना, सरफेस को घिसना पानी के द्वारा। ये जो घर्षण होता है, क्योंकि जब पानी बहता है इन रीजन में तो उसके साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, जब वो बहते हैं तो वो घिसते हैं, तो कोरोजन या घिसना या एब्रेशन होता है। फिर एट्रीशन, जब वो सरफेस को घिसते हैं पार्टिकल्स, तो सरफेस को घिसने के साथ आपस में भी टकरा करके एक दूसरे को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है आपस में टकरा करके एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने वाला, जो भी कंकड़ पत्थर बह रहे हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीशन। तो सॉल्यूशन, हाइड्रोलिक एक्शन, कोरोजन और एट्रीशन, इसको सॉल्यूशन मतलब घोलन हो गया, इसको जलगतिक क्रिया बोलते हैं, और कोरोशन ये घर्षण हो गया, ये संघर्षण हो गया। इस तरह से चार प्रोसेस जो हैं ये एक्टिवली काम करते हैं कास्ट प्रोसेसेस में। मैंने आपको बताया था कि इन सारे प्रोसेसेस की सबसे पहले स्टडी कहाँ की गई, सबसे पहले इनका अध्ययन किया गया एड्रियाटिक सी रीजन में। एड्रियाटिक सी रीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एड्रियाटिक सागर है, भूमध्य सागर के जस्ट नॉर्थ में, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में, इटली के बगल एड्रियाटिक सी है। और एड्रियाटिक सी के आसपास ही यही यूगोस्लाविया आपका था, जहां पर अभी क्रोएशिया वगैरह कंट्री हैं। तो आप इन मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो आपका स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हो गया, ये सारे रीजन ऐसे रीजन हैं जहां पर कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी या कास्ट प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं, और पूरे वर्ल्ड में इनको स्टडी किया जाता है इन्हीं के बेसिस पे। सबसे पहला जो अध्ययन हुआ था वो यहीं पर हुआ था। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से समुद्र हैं, और समुद्र के आसपास यहाँ पर कार्बोनेटेड रॉक्स हैं जिनके ऊपर जब बारिश हुई है या ग्लेशिएशन हुआ है और उसके बाद पानी मेल्ट होकर के बहा है, तो कैसे चट्टानों को घुला घुला करके जो है अपने साथ घोल करके पानी बहा करके ले गया है। तो कुछ इस तरीके की लैंडफॉर्म्स वहां पर बनते हैं। कहां पर, जो आपका ये क्रोएशिया वाला रीजन है, एड्रियाटिक सी के आसपास, इधर क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना वाले जो आपके रीजन है वहां पर इस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम स्थलाकृतियों की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लेपीज ऐसी स्थलाकृति है जो बहुत ज्यादा जो है इन सारे रीजन में बनती है। तो लेपीज के साथ ही पिनेकल और क्लेफ्ट भी डेवलप होते हैं। अब ये होते क्या हैं, जैसे आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं कि कोई भी जो इरेगुलर सरफेस होती है, मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस, उबड़ खाबड़ जमीन, जहां पर बहुत सारे पिनेकल्स मतलब कहीं कहीं पर उठे रहते हैं ऐसे खांचे, और वो ऊबड़ खाबड़ होती है, रिज टाइप का बना रहता है जिसमें खांचे ऊपर उठे रहते हैं। तो उस तरह की जो लैंडफॉर्म होती है उसको हम लेपीज बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि किस तरह से लेपीज बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लेपीज में सरफेस कैसी होती है, बहुत ही इरेगुलर, ऊबड़ खाबड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से कि ये एक क्षेत्र है जहां पर
कार्बोनेटेड रॉक्स हैं, पानी के कारण से चट्टानें घुल गई हैं और जो भी इनके साथ कार्बोनेट्स थे घुलने के बाद वो क्या हुए हैं, बह गए हैं और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ टाइप का लैंडफॉर्म यहाँ पर डेवलप हो गया है। ऊबड़ खाबड़ तरीके की या रिच के कटक के तरीके की पहाड़ियां जो है वो यहाँ पर रह गई हैं। और आप अब समझ सकते हैं कि इस तरह से जब स्थलाकृति का निर्माण हो जाए, ऐसे बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ जो है वो पहाड़ियां टाइप से रह जाएं खाली, बाकी चट्टाने जो है वो आधे से ज्यादा घुल करके नीचे कहीं बह जाएं, तो ऐसी लैंडफॉर्म बनते हैं। इसमें जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, जो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पिनेकल होता है और जो नीचे की तरफ वी शेप के ऐसे मतलब स्थान होते हैं जहां पर नीचे चट्टाने कट करके घुलती हैं, तो वो आपके होते हैं क्लेफ्ट। और इस पूरी लैंडफॉर्म को बोला जाएगा लैपीज। तो याद रखिएगा, लैपीज बहुत ही इरेगुलर टाइप की शेप होती हैं, लैंडफॉर्म्स होती हैं जिनमें पिनेकल और क्लेफ्ट का डेवलपमेंट होता है जब चट्टाने घुल करके जो है वो ज्यादातर इरोड हो जाती हैं, हट जाती हैं अपनी जगह पर से। अब जो अगली लैंडफॉर्म बनती है उसको बोला जाता है पोनोर। पोनोर का सिंपल सा मतलब है कि एक पाइप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पाइप टाइप से ऐसे स्थलाकृति है जो कि ऊपर के पानी को बहा करके नीचे जमीन में ले जा रही है, अंडरग्राउंड कर रही है। तो ये एक नेचुरल ओपनिंग होती है जहां पे सरफेस वाटर जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है। मतलब अगर मैं आपको सिंपल सा समझाऊं तो आप ये जो लाल लाइनें देख रहे हैं, अगर आप इसको समझ लीजिए कि ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है और यही पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही ऐसे एक पाइप टाइप से डेवलप हो जाए और उस पाइप से पानी नीचे अंडरग्राउंड चला जाए, जमीन के अंदर पानी घुस जाए, तो ये जो पाइप आपकी बनेगी जहां से सरफेस वाटर घुसता है नीचे की तरफ, यही आपकी पोनोर होगी। दिस पाइप वुड बी कॉल्ड पोनोर। तो पोनोर नेचुरल ओपनिंग होती है, एक नेचुरल पाइप टाइप से होती है जिससे पानी जो ऊपर से चट्टानों को घोल करके लाता है, घुली हुई पदार्थों के साथ में पानी अंदर की तरफ जाता है। तो अभी आपको पोनोर समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये जो मैंने पहले ही बताया कि इन सारे रीजन में केमिकल प्रोसेसेस भी एक्टिव रहते हैं, आप कहते हैं घोलन की प्रक्रिया एक्टिव रहती है। तो जब पानी पोनोर्स के थ्रू मतलब किसी भी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू अंदर आता है, तो अंदर आने के बाद अंदर की भी रॉक्स अगर इस तरीके की हैं, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेटेड रॉक्स हैं, तो उनके साथ पानी घुल करके क्रिया करता है और उनको भी काट काट करके अंदर बहा ले जाता है कहीं दूसरी जगह पर, और इस तरह से एक केव का निर्माण होता है अंदर। जब ये सारी चट्टानें हैं आप देख सकते हैं, ये क्या है, पानी के प्रभाव से घुल घुल करके इनका मटेरियल बह गया है, नीचे एक वॉइड या आप कह सकते हैं हॉलो टाइप से डेवलप हो जाता है। तो जो ये हॉलो या वॉइड अंदर डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं केव या कैवर्न बोलते हैं। तो सोल्यूबल रॉक्स ही हैं, चट्टानें बह करके चली गई, अंदर एक ऐसे टाइप का वॉइड टाइप का डेवलप हो गया और इस तरह से ये कंदरा या केव जो होती है वो विकसित होती है। कहां पर, ग्राउंड के नीचे, सरफेस पे नहीं, कहां पर, ग्राउंड के नीचे। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो पोनोर्स हैं वो डेवलप हुए हैं और किस तरीके से केव्स का डेवलपमेंट या केवर्न का डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ साथ ऊपर सरफेस पर बहुत सारे सॉल्यूशन होल घुलन रंध्र बनते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो ये ऊबड़ खाबड़ जो है वो इस तरीके की स्थलाकृति बन जाए, पहाड़ वगैरह जो भी हैं यहाँ पर उनके साथ जो भी कार्बोनेटेड मटेरियल है घुल करके जब अंदर हो जाए, घुल करके क्या हो जाए, अंदर चला जाए, तो यहाँ पर लेपीज का डेवलपमेंट होता है। अब लेपीज के साथ आप देख सकते हैं कि जब पानी यहाँ से बह रहा है और बह करके अंदर जा रहा है, तो अंदर ये किसी पाइप के थ्रू अंदर जाता है। तो जिस पाइप के थ्रू ये अंदर जाता है उस पाइप को क्या बोलते हैं, सर्कुलस पाइप इज कॉल्ड पोनोर। तो हिंदी में भी उसको पोनोर ही बोला जाता है। तो पोनोर के थ्रू ये अंदर गया। अब जब ये पोनोर के थ्रू अंदर हो गया तो अंदर भी केमिकल रिएक्शन करता रहता है, पानी जो है वो चट्टानों को घोलता रहता है अपने साथ में, और घोलने के बाद कहीं जहां पर ज्यादा मात्रा में चट्टानों को घोल देता है वहीं पर
कंदराओं का निर्माण या केव का या कैवर्न का फॉर्मेशन करता है। नीचे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये केव्स हैं जो कि अंडरग्राउंड वाटर ने, पानी ने जाकर के अंदर डेवलप किया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पोनोर, केव, कैवर्न ये सारे क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ सारे सॉल्यूशन होल्स जो बनते हैं यहाँ पर, जिनको घोलन रंध्र भी कहा जाता है। तो घोलन रंध्र में पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि इनकी साइज के अनुसार इनको यहाँ पर मैंने अरेंज किया है। सबसे छोटे जो घोलन रंध्र होते हैं उनको बोला जाता है सिंक होल। याद रखिएगा, सिंक होल सबसे छोटे घोलन रंध्र हैं। सिंक होल के बाद पॉट होल आपका है, पॉट होल, फिर डोलाइन, जामा, युवाला, पोलजे, इस तरीके से इनका अपना पूरा सीक्वेंस है। तो इनको याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस में भी आपसे एग्जाम में कभी पूछ सकता है। तो जो अब आप ये बनते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पर कहीं पर रॉक है, रॉक ने केमिकली रिएक्ट किया, पानी बरसा, पानी ने केमिकल रिएक्शन किया, रिएक्शन के द्वारा छोटा सा होल है जिसके थ्रू पानी अंदर जाने लगा। तो जब होल का साइज छोटा है तो ये हो गया आपका सिंक होल। अब इसी होल का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पॉट होल हो गया या डोलाइन हो गया। और फिर साइज जो है वो और बड़ा हुआ, मतलब एक आप समझ लीजिए कि तालाब टाइप की साइज लगभग हो गई। बहुत बड़े रीजन में ऐसी चीजें होती हैं। तो एक तालाब टाइप का अगर ये हो गया और उसमें से घुल करके पानी जो है वो नीचे अंडरग्राउंड जा रहा है तो वो आपका हो जाता है जामा। और तालाब से भी थोड़ा बड़ा हुआ तो हो गया युवाला, और वो काफी बड़ा हो गया जो मतलब कि लगभग 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी फैल सकता है ऐसे ऐसे रीजन में, तो उसको हम बोलते हैं पोलजे। जैसे क्रोएशिया में एक पोलजे है जिसका नाम है लिब्नो पोलजे, बहुत ही फेमस पोलजे है। आप सोचिए, लिब्नो पोलजे जो है क्रोएशिया का, वो 64 किलोमीटर लंबा, मतलब 64 किलोमीटर लंबाई है उसकी, 64 किलोमीटर, और जो उसकी चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर है। तो सोचिए कितना बड़ा साइज होगा उसका, जो आपका ये लिब्नो पोलजे है क्रोएशिया का। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर एक ये पूरी सरफेस ही जो है वो धंस टाइप की रही है, तो बहुत बड़े साइज का एक कुंड टाइप का जिसे आप कह सकते हो बन जाता है। तो हिंदी में इसको राजकुंड भी कहा जाता है। तो पोलजे का मतलब यही है कि बहुत बड़ा तालाब टाइप का, पूरा ये जमीन धंस गई और तालाब टाइप का पूरा बन गया केमिकल रिएक्शन के कारण से। तो इस तरह से पोलजे का निर्माण होता है। पोलजे सबसे बड़े डायमेंशन होते हैं किसके, सॉल्यूशन होल्स के। अब यहाँ पर आप सिंपल सी डेफिनेशन देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सिंक होल या सोलो होल या उसी को डोलाइन बोलते हैं, क्या होता है, इट इज ए डिप्रेशन जो कि डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड कॉज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ कोलैप्स ऑफ द सरफेस लेयर। मतलब ऊपर की चट्टाने जो है वो किसी तरीके से घुल गई या कोलैप्स हो गई, और एक जो है वो जो छोटा सा ऊपर जो है छेद बनता है या रंध्र बनता है, वही आपका जो है वो सिंक होल होता है। ये 5 से 10 मीटर तक हो सकता है, यही डोलाइन भी होता है, सिंक होल भी होता है। और जैसे जैसे उनकी साइज बढ़ती जाती है उसी के हिसाब से उनका नामकरण करते जाते हैं। तो सिंक होल हो गया आपका, पॉट होल हो गया, डोलाइन हो गया, जामा हो गया, इवाला हो गया, पोलजी हो गया, सीक्वेंस याद रखिएगा। और जो लार्जेस्ट सिंक होल, मतलब कुल मिलाकर के जब कई सारे डोलाइन आपस में छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन होल्स आपके डेवलप होते रहते हैं, जब ये सारे आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं ऊपर सरफेस पे, और जुड़ने के बाद फिर क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो कोलैप्स हो जाती है, ऊपर से नीचे धंस जाती है, क्योंकि भाई नीचे तो गड्ढा टाइप का आपका बन जाता है, वाइड टाइप का बन जाता है। तो जब लार्जेस्ट सिंक होल का फॉर्मेशन हो जाता है तो वही आपका होता है पोलजे। मैंने आपको बता दिया है कि क्रोएशिया में है लिब्नो पोलजे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म है वो है स्पीलियोथेम। तो स्पीलियोथेम भी लैंडफॉर्म होते हैं जो कि बनते हैं कहां पर, जहां पर केव का फॉर्मेशन होता है। तो केव के अंदर भी अलग अलग तरीके की स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे केव पिलर हो गया, स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टेलेग्माइट हो गया, और इन सबको कंबाइनली हम बोलते हैं स्पीलियोथम। तो स्पीलियोथेम आपके जो होते हैं ये कंबाइंड लैंडफॉर्म्स इनसाइड द केव, केव के अंदर, गुफा के अंदर, कंदरा के अंदर जो
सारे के लैंडफॉर्म बनते हैं, सारी स्थलाकृतियां बनती हैं, उनको मिला करके स्पीलियोथेम बोला जाता है। अब यहाँ पर स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दो स्थलाकृतियां हैं, आप देख सकते हैं। स्टैलेक्टाइट आपका जो है वो ऊपर से नीचे लटक रही हैं, कुछ आप देख सकते हैं हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो रॉक्स, कुछ रॉक्स जो हैं वो ऊपर से, रॉक मटेरियल ऊपर से नीचे लटक रहे हैं और कुछ नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं। तो जो ऊपर से नीचे लटकते हैं कंदराओं के अंदर, उनको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। और जो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं वो होता है आपका स्टैलेग्माइट। और जब ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दोनों जुड़ जाते हैं तो इस तरह से केव पिलर या कंदरा स्तंभों का निर्माण होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हैं क्या। अब ये बनते कैसे हैं जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये सारी चीजें जमीन के काफी अंदर हो रही हैं, अंडरग्राउंड हो रही हैं। तो जब पानी अंदर आता है कई कई जगहों पर, तो अंदर आने के साथ पानी रिस रिस करके टपकता है। और अंदर ह्यूमिडिटी, जो टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि अंदर हो रहा है, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ज्यादा आर्द्रता गर्मी के कारण से यहाँ पर रहती है। तो जब गर्मी है, टेम्परेचर अंदर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो होता क्या है कि जैसे पानी टपकता है यहाँ से, तो पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, पानी वाष्पीकृत हो गया टेम्परेचर काफी होने के कारण से। लेकिन जो भी कार्बोनेटेड मटेरियल हैं, जो भी रॉकी मटेरियल रहता है यहाँ पर, उसके साथ वो तो इवेपोरेट होगा नहीं, वो ऐसे लटकता चला जाता है। लटका, यहाँ से पानी चू रहा है, चू रहा है, पानी इवेपोरेट हो गया और मटेरियल ऐसे लटकता रहता है। तो इस तरह से मटेरियल जो नहीं इवेपोरेट होता है, वो जब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे डिपॉजिट होता रहता है एक दूसरे के ऊपर और लटकने लगता है, तो वो स्टैलेक्टाइट होता है। कई बार जो पानी रिस करके नीचे आता है, वो अपने साथ जो भी कार्बोनेटेड रॉक्स के मटेरियल्स होते हैं उनको लेकर के नीचे आकर के गिरता है, और गिरने के बाद जो ये ड्रिपस्टोन्स होते हैं आपके, ये एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहते हैं। पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जब नीचे जमा होते रहते हैं एक दूसरे की तरफ, तो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं। और ऊपर से जब ये टपकते रहते हैं और नीचे नहीं आ पाते, यहीं पर जम जाते हैं, तो ये नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं। और इन्हीं प्रक्रमों से स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट का फॉर्मेशन होता है। और कई बार ऐसे टपकते टपकते नीचे से भी ग्रो करते हैं, ऊपर से भी ग्रो करते हैं, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब ये जुड़ जाते हैं तो केव पिलर का निर्माण होता है, कंदरा स्तंभों का निर्माण होता है। इसमें भी वही जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि स्टैलेक्टाइट क्या होता है, आइसिकल शेप्ड फॉर्मेशन दैट हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए केव एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर ड्रिपिंग थ्रू केव सीलिंग। जो ऊपर से पानी टपकता है, तो इसी पानी के टपकने से जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पर, वो जब ऊपर की तरफ ऐसे, वाटर तो इवेपोरेट हो गया लेकिन मिनरल्स ऐसे लटकने लगते हैं चिपक करके, तो ऊपर से स्टैलेक्टाइट आते हैं और नीचे से जब इनका ग्रोथ होता है, मिनरल्स नीचे गिरते हैं, तो ये आपके स्टैलेग्माइट होते हैं। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट अभी आपको समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से। अब इसका जो आखिरी लैंडफॉर्म होता है वो आपका होता है ब्लाइंड वैली। याद रखिएगा, अंध घाटी, ड्राई वैली और ब्लाइंड वैली। अब ये ड्राई वैली और ब्लाइंड वैली आपके होते क्या हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कोई भी रॉकी सरफेस है और यहाँ से पानी बह करके आ रहा है, और ये केमिकली रिएक्ट करता रहता है, पानी बह करके आता है, घुलन की क्रिया करता रहता है, और जहां पर इसको कोई होल मिल जाता है, जहां पर ये घुलन होते होते होल मिल जाता है, तो पानी यहीं इसी के थ्रू अंदर घुस जाता है। तो जब पानी अंदर घुस जाता है, तो आपकी ये जो वैली जो यहाँ पर बन रही है, ये रिवर की जो वैली बन रही है, स्ट्रीम की जो वैली बन रही है, ये आपकी हो गई ब्लाइंड वैली। क्योंकि इसके बाद अचानक समझ में नहीं आता पानी कैसे घुस गया, और होता वहां पर क्या है, कास्ट प्रोसेसेस होते रहते हैं, वहां पर केमिकल रिएक्शन, आपके सॉल्यूशन जो है वो होता रहता है। तो इस तरीके से ये होता है। और इसके आगे की जो वैली होती है, जहां पर पानी पहुंचता ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो अंदर घुस गया यहाँ से, अब इसके थ्रू
पोनोर या पाइप के थ्रू। तो ये आगे की वैली जो आपकी होगी ये ड्राई वैली, शुष्क घाटी कही जाएगी। तो शुष्क घाटी और अंधी घाटी भी इससे बनने वाले लैंडफॉर्म है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।